हेलो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 3 टॉपिक्स करेंगे और इन 3 टॉपिक्स के साथ अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग? फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकंड विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड विल बी इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है या आर्ट है। तो इसका आंसर होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ, दोनों है। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। तो अब रीज़न पता करना होगा कि क्यों है ये साइंस और क्यों आर्ट है। देखिए साइंस क्यों है, बिकॉज इट स्टडीज़ द डाटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम किसी भी डाटा को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, हम उनको समझते हैं और फिर फॉर्मूलेस को यूज़ करके हम सिस्टमैटिक तरीके से डाटा को पढ़ते हैं, इसलिए साइंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टैटिस्टिक्स आर्ट क्यों है, तो बिकॉज इट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। कोई भी आप रियल लाइफ प्रॉब्लम ले लीजिए, जैसे फ़िलहाल चलिए अभी कोविड का बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की, तो आप केवल ऐसे थोड़ी ना सुनते हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके साथ डाटा भी तो सपोर्टेड होता है कि 24 आवर्स में इतने केसेस हुए या इतनी डेथ्स हुई। तो किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को अगर हमें अच्छे से समझना है तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम समझ पाते हैं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है, बिकॉज इट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम वेरी ईजिली। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो स्टैटिस्टिक्स को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किसी भी डाटा को डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हमें डाटा का कैरेक्टरिस्टिक्स के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसे सपोज आपकी क्लास के बारे में आपको स्टडी करनी है, तो क्लास में क्या स्टडी करोगे, आपके मार्क्स जो आए हैं बच्चों के उनकी आप स्टडी करोगे। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि मार्क्स का क्या बिहेवियर था, आप फॉर्मूलाज यूज़ करते हो। मीन मीडियन मोड तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े ही हैं। इस साल आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये सब कुछ भी पढ़ना है, जिससे आपका डाटा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि हाँ डाटा का क्या नेचर है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर तो हम डिस्क्रिप्टिव में तो पूरे डाटा को एज अ होल पढ़ रहे थे, हम पूरे डाटा को डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन अगर हम पूरे डाटा को ना लेकर एक सैम्पल को चूज़ कर लें और सैम्पल के बेस में जो रिज़ल्ट है, सैम्पल का जो रिज़ल्ट है उसकी कंक्लूजन्स को हम यूज़ करें, तो वो बन जाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कंक्लूजन्स रिलेटिंग टू यूनिवर्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल। यूनिवर्स क्या होता है, देखिए साइंस वाला यूनिवर्स नहीं है ये, हम स्टैटिस्टिक्स के यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में जिस चीज़ को हम पढ़ रहे होते हैं उसमें जितने आइटम्स हैं उनका टोटल एग्रीगेट नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, जिनको हमें स्टडी करना है, वो यूनिवर्स बनता है। जैसे आप एक क्लास को पढ़ रहे हो तो क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स आपका यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है कैसे कि हम यूनिवर्स में एक सैम्पल चूज़ कर लेते हैं और सैम्पल के बेस पर हम अपना रिजल्ट निकालते हैं और जो सैम्पल का रिजल्ट है उसी को हम यूनिवर्स पर अप्लाई कर देते हैं। तो 2 तरीके हो गए स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने का। कंप्लीट आप डाटा को स्टडी कर रहे हो, कंप्लीट डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हो आप, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, और एक सैम्पल चूज़ करके उसके रिजल्ट्स को आप यूनिवर्स पर अप्लाई कर रहे हो तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हम समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि मैं अभी भी बात कर रही थी कि किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हमें डेप्थ तक पहुंचना है, अगर हमें गहराई तक पहुंचना है, तो हम बिना डाटा के हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, हम उसके डेप्थ को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, कोविड क्राइसिस तो हो ही गया, कोई भी आप पहले के टाइम से जो प्रॉब्लम्स हमारे देश में चली आ रही हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो, हम ऐसे ही थोड़ा ना बात करेंगे, गरीबी बहुत बढ़ती जा रही है। अगर हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम डाटा के साथ उसको सपोर्ट करेंगे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 20% है फॉर एग्जांपल, या बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन जो है वो 21.9% है, यानी कि 21.9% BPL परिवार है हमारे देश में।
तो जब डाटा उसके साथ लग जाता है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को ईजिली समझ पाते हैं, हम उसकी गहराई को अच्छे से जान पाते हैं, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन। देखिए, इकोनॉमिक्स का काम केवल ये नहीं है कि प्रॉब्लम की गहराई तक पहुंच जाना, उसको कंपैरिजन भी करना होता है कि अलग अलग सेक्टर्स में ये प्रॉब्लम कैसी है। तो सेक्टर्स से यहाँ मतलब होता है रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर, ठीक है। रूरल एरियाज़ में कितनी पहुंची है ये प्रॉब्लम, अर्बन एरियाज़ में कितनी है। या फिर इंटरटेम्परल कंपैरिजन की वेरियस टाइम पीरियड्स में ये प्रॉब्लम कितनी है। मान लो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 1985 में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, 2000 में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, 2015 में क्या रेट था। तो अलग अलग टाइम पीरियड के साथ हमें उसको कंपेयर करना होता है। इसको हम अलग अलग प्लान पीरियड्स में भी कंपेयर कर सकते हैं। जो भी हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स लिए गए, कि आपको पता है 12 5 ईयर प्लान्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या सिचुएशन थी, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे अलग अलग प्लान पीरियड्स में भी इसको कंपेयर किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम का कॉज तक पहुंच सकते हैं, और जब कॉज पता चल जाएगा तो हमें पता चलता है उस प्रॉब्लम का इफ़ेक्ट क्या है, और इफ़ेक्ट की वजह से, इफ़ेक्ट को जानने के बाद हम उसकी रेमेडीज सोच सकते हैं कि उसको दूर कैसे किया जाए। यानी कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम को समझना, अच्छे से उसका कारण समझना, और फिर उसकी रेमेडीज़ फाइंड आउट करना कि व्हाट आर द पॉसिबल रेमेडीज़ जिससे प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। जैसे एग्जांपल कि हमें पता चलता है देश में कि इन्वेस्टमेंट इज़ डिक्लाइंड ड्यू टू डिक्लाइन इन डिमांड। इन्वेस्टमेंट श्रिंक हो गई है, देश में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, लोगों ने इन्वेस्ट करना कम कर दिया है क्योंकि डिमांड ही कम है। जब हमें पता चला कि इन्वेस्टमेंट कम होने का रीज़न है डिमांड की कमी, तो हम पहले सॉर्ट आउट करेंगे डिमांड को। हम पहले डिमांड तक पहुंचेंगे कि डिमांड को बढ़ाया जाए। हम गवर्नमेंट को, या जो भी एडवाइज़र होगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि आप डिमांड को बढ़ाने के काम करो। डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम का जब कॉज तक पहुंचा जाता है, तो कॉज पहुंचने के बाद आप उसकी रेमेडीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। देखो, इकोनॉमिक थ्योरीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक थ्योरीज़ होती है एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जो पहले ही सेट हो चुका है, ठीक है। इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। अलग अलग डाटा के सेट के हिसाब से हमें एक रिलेशनशिप दिया गया है। वो कैसे बना, वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही बना। देखिए, अभी ऐसे शायद नहीं समझ में आया हो, एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे लॉ ऑफ डिमांड आपने माइक्रो में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि व्हेनेवर देयर इज़ राइज इन प्राइसेस डिमांड विल फॉल, एंड व्हेनेवर देयर इज़ फॉल इन प्राइसेस डिमांड विल राइज। तो ये लॉ कैसे बना कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमेशा कम होएगी, और प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगी। बहुत सारा बार रिसर्च की गई, स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज़ किया गया और देखा गया कि हाँ ऐसा होता है, तो ये लॉ बना दिया गया। इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत सारे लॉ आपने माइक्रो में पढ़े होंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सभी जो लॉज बने, जो इकोनॉमिक थ्योरीज बनती हैं, ये स्टैटिस्टिकल डाटा की रिसर्च की हेल्प से ही बनती हैं, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो यानी कि इकोनॉमिक थ्योरीज़ को बनाने में भी स्टैटिस्टिक्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। देखिए, फॉरकास्टिंग क्या होता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स को जज कर लेना, उनका अनुमान लगाना। अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो लोग बैठे होते हैं वो क्या करते रहते हैं, उनका काम ये होता है मार्केट में रिसर्च करना। मार्केट में रिसर्च करते हैं वो, ताकि वो आने वाले इवेंट्स को पहले से ही अपने दिमाग में एस्टिमेट कर पाएँ कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है इन असेसिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स, क्योंकि जब आप फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स को असेस कर लोगे पहले से, तभी आप फ्यूचर की प्लानिंग कर पाओगे। अब कैसे हेल्प करती है, जैसे प्राइस लेवल आप ट्रेंड्स देखते हो पिछले सालों के, कि हर साल हमारा मंथ वाइज कब प्राइसेस अप होते हैं, कब डाउन होते हैं। या फिर सेल्स के आप ट्रेंड देखते हो कि भाई हम क्या करते हैं जो सेल्स के ट्रेंड्स बढ़ते जाते हैं, या कब सेल्स के ट्रेंड कम होते जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को अपने फ्यूचर की एस्टिमेट्स के लिए यूज़ कर सकते हो कि भाई प्राइस लेवल ट्रेंड्स और सेल्स लेवल ट्रेंड्स को देखकर आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि फ्यूचर में हमारा क्या प्राइस रह सकता है और क्या हमारी सेल हो सकती है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़।
देखिए पॉलिसीज़ जो मैक्रो लेवल पर बनती हैं, जो पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाती हैं, वो कैसे बनती हैं? दीज आर आल्सो बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है, पॉलिसीज़ एट मैक्रो लेवल ऑलवेज यूज स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर देयर फॉर्मुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई टैक्स का रेट बढ़ाना है या घटाना है? वो स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज़ करेंगे कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, लोगों की इनकम कितनी बढ़ रही है। तो इनकम बढ़ रही है तो टैक्स का रेट आप बढ़ा दो, लेकिन अगर मान लो कोई क्राइसिस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, इनकम कम है लोगों के पास, तो टैक्स का रेट कम कर दो। ठीक है, तो कोई भी मैक्रो लेवल पे जो पॉलिसी होती है इट इज़ आल्सो फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स, हर जगह स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, माइक्रो में आप लोग पढ़ोगे कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट बैलेंस। बैलेंस की स्टेट कैसे है? दो तरीके से आप माइक्रो में पढ़ते हो, कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स है। भाई कंज्यूमर्स को क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। प्रोड्यूसर्स को चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो एक ऐसा बैलेंस का स्टेट जहाँ पे कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो और प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुँचा जाए? किस लेवल पर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी कंज्यूमर की, किस लेवल पर प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स मैक्सिमम होंगे, इस बैलेंस की स्टेट पर पहुंचने के लिए भी हमारे स्टैटिस्टिकल डाटा को ही यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्टिकल डाटा की हेल्प से ही रिसर्च करके फाइंड आउट किया जाता है कि हाँ भाई कितनी यूनिट्स खरीदेगा कंज्यूमर तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, या प्रोड्यूसर्स कितनी यूनिट्स सेल करेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इसको डेली लाइफ में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।